नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों DLED 4th सेमेस्टर गणित की तैयारी के क्रम में आज हम 18 प्रश्नों का जो मॉडल पेपर नंबर 2 था उसका हम सोल्यूशन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों इससे पहले हम इस मॉडल पेपर को आपको उपलब्ध करा चुके थे और बोला भी था कि इन सभी प्रश्नों को आप हल करके रखिए। इसके बाद जब मैं सोल्यूशन वाला वीडियो अपलोड कर दूंगा तो आप वहाँ से अपने नंबर मैच कर लीजिएगा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आखिर आपके कितने नंबर आ रहे हैं इस मॉडल पेपर में। दोस्तों ये 18 प्रश्न बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। अगर आपने इनको अपने आप से सभी 18 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया तो ये मान के चलिए 25 में 25 नंबर आपके कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का। यहाँ पर जो आपके सामने पहला प्रश्न है कि यदि साइन a बराबर 1 हो तो a का मान आपको ज्ञात करना है। साइन a बराबर 1 हो तो a का मान ज्ञात करो, मतलब साइन में कितनी वैल्यू रखी जाए जो इसका आंसर 1 आए। तो आपको मालूम है साइन 0 जो होता है वो 0 होता है, साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है, साइन 45 होता है 1/√2 और साइन 60 होता है √3/2 और जो साइन 90 होता है वो होता है 1। तो यहाँ पर साइन 90 बराबर होगा 1। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी 90। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो आपके सामने है, साइन 90 बराबर 1। ओके, चलो अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है परिमेय संख्या 6/7 और 3/2 का भागफल आपको बताना है। तो इसका आप भागफल निकाल लीजिए। कैसे भागफल निकलेगा? तो इन दोनों को क्या करेंगे, आपको मालूम है कि भागफल करना कठिन होता है लेकिन गुणा करना आसान होता है। तो हम इसका गुणा कर देते हैं, 6/7 गुणे 3/2। यहाँ पर ये 3/2 है तो हमें क्या करना होगा, अगर हम भाग के निशान को गुणे में बदल रहे हैं तो हमें जो बाद वाली भिन्न होगी उसको पलटना पड़ेगा। तो ये हमने पलट दिया, उधर 3/2 था तो हमने यहाँ पर 2/3 कर दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 दूना 6 और ये 2 और 2 का गुणा कर देंगे तो 2 दूना 4/7 इसका उत्तर आ जाएगा। क्या उत्तर आया? 4/7। तो यहाँ पर जो 4/7 उत्तर होगा वही आपका सही होगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर 4/7 ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है संख्या 1 2 3 2 1 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर ये बताना है कि यानी 1 2 3 2 1 का जो हम वर्गमूल निकालेंगे उसमें कितने अंक होंगे। कितने अंक होंगे ये पता लगाने के लिए हमें दाईं तरफ से संख्या में जोड़े बनाने होते हैं। जैसे ये 21 का जोड़ा बन गया, एक 23 का जोड़ा बन गया और एक जो है वो अकेला बच गया, तो इसका भी हम जोड़ा मान लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर कुल कितने जोड़े बन रहे हैं? 1 2 और 3, कुल मिलाकर कितने जोड़े बन रहे हैं? 3 जोड़े बन रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं 321 के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी 3, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर हो गई बात। चलो अब आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर जो प्रश्न आपके सामने है ये देख लीजिए, 25x² - 125 बराबर 0 में x का मान ज्ञात करो। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो -125 है बराबर के उस तरफ जाएगा, प्लस का 125 हो जाएगा। कुल मिलाकर ऐसे कंडीशन बनेगी 25x² बराबर 125। ठीक। अब ये जो 25 है ये बराबर के उस तरफ जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x² बराबर 125/25, ये कट जाएगा, 25 पंचे 125। तो x² कितना आया? x² आ गया आपके सामने 5। अब यहाँ पर ये जो स्क्वायर लगा हुआ है इसको हमें हटाना होगा। इसको हटाएंगे तो दूसरी तरफ रूट लग जाएगा, यानी अगर हम ये जो स्क्वायर है इसको हटा देंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, x बराबर √5। तो यहाँ पर अगर कहीं आपको ऑप्शन में √5 मिल रहा है तो वही आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला यहाँ प्रश्न संख्या 5, एक पहिए का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो परिधि क्या होनी चाहिए इसकी। तो आपको परिधि का जो सूत्र होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। और पहिया होता कैसा है? पहिया होता है गोल, यानी वृत्त के आकार का होता है। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr। ठीक है, 2πr होती है। तो अब हमें परिधि निकालनी, लेकिन यहाँ पर
देखिए 2 की तो वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, तो 2 है ही है। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर की वैल्यू आपको प्रश्न में दी होनी चाहिए, तभी आप परिधि निकाल सकते हैं। लेकिन जो आर यानी त्रिज्या होती है वो प्रश्न में दिया नहीं है, व्यास दिया है। व्यास कितना है? 28 दिया है। और व्यास का आधी होती है त्रिज्या, यानी 28/2 करेंगे तो आएगा 14, यानी जो त्रिज्या है वो आपकी निकल के आ गई 14। तो हम यहाँ पर आर की जगह 14 रख देते हैं, तो 2 × 22/7 × 14। अब सॉल्व कर लीजिए, 7 दूना 14। अब ये 2, ये 22 और ये 2, इनका आप कर लीजिए गुणा। 22 दूना होता है 44, ठीक है, और 44 दूना होता है 88। लेकिन यहां पर आपने ध्यान से अगर देखा होगा, सब ऑप्शन में पाई लगा हुआ है, ठीक है। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि पाई को आपको सॉल्व नहीं करना है। तो हम इसको सही कर लेते हैं। जैसे ये पाई की हम वैल्यू एज इट इज रख देंगे, और आर आपका कितना निकला था? 14। तो ये 14 और 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 28 पाई, ठीक है। तो इसका उत्तर कितना आएगा? 28 पाई परिधि यहां पर निकल के आ गई। तो यहां पर कौन सा उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर 2। क्लियर हो गई बात? आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है। एक पासा उछालने पर सम संख्या आने की संभावना ज्ञात करो। अगर हम एक पासा उछालते हैं तो कुल मिलाकर कितने परिणाम आते हैं? देखिए, जब हम पासा उछालते तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। कुल मिलाकर कितने परिणाम आ रहे हैं? कुल मिलाकर आ रहे हैं 6 परिणाम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है सम संख्या आने की संभावना ज्ञात करो। जब हम पासा उछालते हैं तो 1 2 3 4 5 6 करके आता है, तो वहां पर सम संख्या कौन कौन सी होती हैं? 2 4 6, यानी कुल मिलाकर 3 संख्याएं ऐसी होती हैं जो सम संख्या होती, ठीक है। अब यहां पर पूछा जा रहा है संभावना, सम संख्या आने की संभावना। तो संभावना का जो फॉर्मूला होता है कि संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभावित परिणाम कितना है? 3, कुल परिणाम कितना है? 6। तो यहां पर जो इसकी संभावना का उत्तर होगा 3/6। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में जरूर पूछिएगा। अगला यहां पर जो प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि 0.01024 की पावर 1/5, इसका मान आपको ज्ञात करना है। देखिए, जब भी पावर 1 में किसी में भी हो, कितनी भी हो, तो इसका ये मतलब होता है वो संख्या के रूट के बाहर लगनी है। क्लियर? उसी तरह यहाँ पर 1/5 है, तो इसको हम कैसे लिख देते हैं? रूट के बाहर 5 लिख देते हैं। क्लियर हो गई बात? ये चीज आप अच्छे से समझ गए। देखो, इसका ये मतलब जैसे ये होता है कि मान लीजिए 16 है, 16 का √2 कर दिया, तो इसका क्या मतलब है? 16 का वर्गमूल निकालना है। अब अगर इसी जगह हम 16 के बाहर हम 5 लिख दे, तो इसका क्या मतलब है? 16 का हम पंचमूल निकाल लें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मतलब होता है कि जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो इसी तरह कर लेते हैं हम। और क्या हम करते हैं? इसके ये जो हम अभाज्य गुणनखंड होते हैं, इनके 2-2 के जोड़े बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर रूट के बाहर कितना है? 5 है। तो हमें कितने कितने के जोड़े बनाने होंगे? हमें 5-5 के जोड़े बनाने होंगे। तो हमने 1024 यहाँ लिखा है 0.01024। अगर हम पॉइंट को भूल जाए तो हमारे पास बचेगा 1024। 1024 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो आपने देखा कि अभाज्य गुणनखंड जब किए तो 4 × 4 × 4 × 4 × 4, यानी 5 बार 4 का गुणा करने पर 1024 के अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया? 1024 की जगह हमने 4 × 4 × 4 रख दिया, और उसके बाद ये दशमलव लगा है 5 अंकों के बाद। 1 2 3 4 5 5 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम प्रत्येक अंक के पहले दशमलव लगा देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या, जब रूट के बाहर 5 लगा है तो हमें 5-5 के जोड़े बनाने थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने जोड़े बन रहे हैं। यहाँ पर केवल एक जोड़ा बन रहा है, तो वही एक जोड़े को हम फाइनल आंसर में ले लेंगे, और इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 0.4। क्लियर हो गई बात? कुछ नहीं करना है, ध्यान से सिर्फ क्या करना है, आपको इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेने हैं। और जितना भी रूट के बाहर लिखा है, यानी 5 लिखा है, तो 5 जो जोड़े हैं 5-5 के जोड़े बना लीजिए। अगर रूट के बाहर 3 लिखा होता तो 3-3 के जोड़े बना लेते। क्लियर हो गई बात? अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 60-75 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। अब देखिए, ऐसे कंडीशन, ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, यहाँ पर अगर गुणा करने की बात कहे
चाहे भाग करने की बात कहे, आपको यही वाला ट्रिक अपनानी है। देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले जो भी संख्या दी होती है उसके हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। और चूंकि यहाँ पूर्ण वर्ग की बात हो रही है, वर्ग का मतलब दो दो के जोड़े बनाने होते हैं, तो यहाँ पर हमने 60 75 का जब अभाज्य गुणनखंड कर लिया तो आपके सामने ये आ गया निकल के 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, 3 गुणे 5 गुणे 5। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर हम दो दो के जोड़े बना लेते हैं। तो दो दो के जब हमने जोड़े बनाए तो देखिए ये एक जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया, लेकिन ये जो 3 है इसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है 60 75 में 3 का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। क्लियर हो गई बात। अगर इसी जगह ये कह देता कि भाग करने पर, ठीक है, गुणा की जगह भाग आ जाता कि 60 75 में भाग करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा, ऐसी संख्या ज्ञात करो, तब भी वो संख्या 3 ही होती। क्योंकि अगर हम यहाँ से अगर 3 को हम हटा दें तो देखिए सबके जोड़े बन रहे हैं, सबके जोड़े बन रहे हैं, इसका मतलब कि यही जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग है। अगर 60 75 में हम 3 का गुणा कर दे, 3 का भाग कर दे, तो वो भी गुणा जो भागफल आएगा वो भी पूर्ण वर्ग होगा। क्लियर हो गई बात। अगर गुणा का सवाल है चाहे भाग का सवाल है, इसी तरह आपको करना है। आपको जोड़े बना ले। अगर घन दिया है, अगर पूछे कि घन की बात करें तो घन की जब बात करेगा तो 3 3 के जोड़े बना लीजिएगा, वर्ग की बात करेगा तो 2 2 के जोड़े बना लीजिएगा। क्लियर हो गई बात। चलो अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 12 विद्यार्थी हैं जिसमें 5 लड़के और शेष लड़कियां हैं। यदि उस कक्षा से एक विद्यार्थी चुनना हो तो लड़के के चुने जाने की प्रायिकता ज्ञात करो। देख प्रायिकता क्या होता है, संभावना ही होती। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न को समझते हैं। लड़की को चुनना है, क्लियर। विद्यार्थी कुल कितने हैं, 12, यानी कुल जो परिणाम होंगे वो आपके हो जाएंगे 12, क्योंकि जो कुल विद्यार्थी हैं उन्हीं विद्यार्थियों में से कोई लड़की चुननी है हमें। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं जो कुल परिणाम होंगे वो हो जाएंगे 12, और जो संभावित परिणाम हैं यानी जिसे हमें चुनना है, किसे चुनना है, लड़की को चुनना है। लड़कियां हैं कितनी, लड़कियां हैं 7। 7 कैसे निकाला, लड़के 5 हैं तो 12 में से 5 घटाते तो लड़कियां 7 निकल आ गई। ठीक है, तो यहां पर लड़की को चुनना है और एक लड़की को चुनना है केवल, तो संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 12। तो यहां पर जो प्रायिकता होगी यानी जो संभावना होगी, एक लड़की के चुने जाने की संभावना कितनी है, 7/12। क्लियर हो गई बात। जैसा प्रश्न में बोले वैसा आप करते जाइए। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, ये प्रश्न संख्या यहाँ पर 10 क्या कह रहा है, 18 20 25 28 23 36 35 42 40 की मध्यिका ज्ञात करो। देखो जब ऐसे नंबर बिखरे पड़े हों तो सबसे पहले इसे आरोही या अवरोही क्रम में सजा लीजिए। तो आरोही क्रम में हमने यहाँ पर इसको सजा लिया है। इसके बाद हम इसके पदों को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिलाकर कितने पद हैं, 9 पद हैं। और पद 9 है तो वो सम है कि विषम, विषम है। तो हम मध्यिका का विषम वाला फार्मूला लगाएंगे। तो मध्यिका का विषम वाला फार्मूला क्या होता है, n+1/2वां पद। क्लियर, n कितना है, ये है 9, 9 + 1/2 यानी 9 + 1 मतलब 10/2, और 10/2 होता है 5। तो हम कह सकते हैं 5वां पद यहाँ पर मध्यिका होगी। अब 5वां पद ढूंढेंगे पहले हम। तो मध्यिका ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद, ये तीसरा, ये चौथा, और ये आपका 5वां पद। तो जो मध्यिका यहाँ पर निकल के आ गई वो हो गया 28, क्योंकि हमारी जो मध्यिका है वो 5वां पद है और 5वां पद यहाँ पर 28 है। क्लियर हो गई बात। चलो अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11, sin 60 cos 30 + sin 30 cos 60। अब sin 60 की वैल्यू रख दीजिए, cos 30 की वैल्यू रख दीजिए, sin 30 की वैल्यू रख दीजिए, cos 60 की वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो sin 60 की वैल्यू थी √3/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब यहाँ पर बीच में लगा मल्टीप्लाई, तो √3 और √3 का जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, 2 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। ये प्लस का निशान लगा दिया, 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर 3/4 और 1/4 को जोड़ना है, तो नीचे वालों का लासा ले लीजिए, 4 और 4 का लासा लिया 4 आया, और ये ऊपर 3 + 1, 3 + 1 मतलब 4, 4/4, इसका उत्तर कितना आया, 1 आया।
ध्यान से देख लीजिए, कोई डाउट हो तो नीचे हमें बताइए। अगला प्रश्न जो है वो देख लीजिए, 550 घन सेंटीमीटर लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाई जाती है। यानी कोई लोहा है, वो किस आकृति का है पता नहीं, लेकिन उसका जो आयतन है वो दिया हुआ है 550 घन सेंटीमीटर। यदि सरिया का व्यास 2 सेंटीमीटर हो तो सरिया की लंबाई ज्ञात करो। अब सरिया की लंबाई ज्ञात करना है, आयतन दे रखा है तो आयतन का फार्मूला लगा दीजिए। आयतन का फार्मूला, सरिया कैसी होगी, बेलनाकार होगी, लिखा हुआ है साफ साफ, तो बेलनाकार सरिया, तो बेलन का आयतन का फार्मूला लगाइए, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई की वैल्यू हमें पता है, आर हमें नहीं पता है, एच हमें दे रखी है, एच हमें निकालना है, और आयतन आपको दे रखा है 550। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, व्यास दे रखा है सरिया का, तो व्यास क्या होता है, वो त्रिज्या का डबल होता है, तो त्रिज्या निकालने के लिए हमें 2 से भाग देना पड़ेगा, तो 2/2 किया तो त्रिज्या आपकी निकल के आ गई 1 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आपके पास आयतन दे रखा है, पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता हो गई, और एच हमें निकालना है। आसानी से आप निकाल सकते हैं, सबकी वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। देख लीजिए, 550 ये रख दिया, पाई की वैल्यू 22/7, आर जो है वो 1 निकल के आया, तो आर स्क्वायर है तो 1 × 1 कर दिया, एच हमें पता नहीं। ठीक है, अब जितनी भी ये वैल्यूज हैं बराबर के उस तरफ भेज देते हैं, तो ये जो 7 नीचे था ये ऊपर आ गया, ये 22 ऊपर था ये नीचे आ गया, ये 1 और 1 का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 ही आएगा, 1 का किसी भी नंबर में गुणा करेंगे वही नंबर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर 550 × 7/22 इसको सॉल्व कर लेंगे। 22 को जब 550 में काटेंगे तो आएगा 25, 25 सत्ते होता है 175, यानी h बराबर 175। तो आपकी जो सरिया की जो लंबाई निकल के आ गई वो कितनी आ गई, वो आपके सामने आ गई 175। कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, पूरा क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्लियर। चलो अब आगे देखते हैं, अगला यहाँ पर कौन सा प्रश्न है, 12x² - 11x - 15 बराबर 0 को हल करो। अब इसको हल करने का ये मतलब होता है, अगर बराबर 0 लगा हो तो इसका ये मतलब है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू यहाँ पर निकालना होगा। सबसे पहले हम इसको अभाज्य गुणनखंड में तब्दील करेंगे, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में बदलने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पर x² की वैल्यू कितनी 12, ये कितना है 15, यानी 12 और 15 का जब गुणा किया तो आया 180। इस 11 को हमें ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 180 आए, जोड़ने या घटाने पर 11 आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, 20 और 9। 20 और 9 का जब हम गुणा करेंगे तो 180 आएगा, 20 और 9 को जब घटाएंगे तो आएगा 11, यानी यही नंबर हम ले लेते हैं, तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो हमने क्या किया, -11x को -20 और +9x में हमने तोड़ लिया। ठीक है, -11x को हमने -20x + 9x में तोड़ लिया। अब इसके बाद हम कॉमन लेते हैं, तो 12x² - 20x में क्या कॉमन मिलेगा, 4x कॉमन मिलेगा। तो जब 4x इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा, जैसे ये 12x² है, इसमें से हम 4x कॉमन ले रहे हैं, तो 4 × 3 = 12 और x कट जाएगा तो 3x बचेगा, तो ये बच गया 3x। इस -20x में हम 4x अगर कॉमन ले ले तो 4 × 5 = 20, x कट जाएगा और माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब इसी 3x - 5 को हम क्या करेंगे, इसी 3x - 5 को उठाकर हमने यहाँ रख दिया। क्लियर हो गई बात। अब इसका काम खत्म हो चुका है, अब केवल हमारे पास +9x - 15 और हमने कॉमन लेकर रख दिया 3x - 5। अब यहाँ पर ऊपर है 9x, यहाँ है 3x, तो ये मान के चलिए कि ये लिखा है 9x और नीचे है 3x, अगर कटेगा तो कितना आएगा, 3 आएगा ना। तो ये देखिए हमने यहाँ पर 3 उठाकर रख दिया। क्लियर हो गई बात। इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये आप आसानी से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अब इसके बाद जो अलग अलग ये दे रखा है आपको, जैसे 4x + 3 एक ब्रैकेट में कर दिया, 3x - 5 एक ब्रैकेट में कर दिया। अब यहाँ पर ये दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दीजिए। 3x - 5 बराबर 0,
4x प्लस 3 बराबर 0। अब ये 5 उठ के बराबर के उस तरफ जाएगा तो 3x बराबर 5 हो जाएगा, और ये 3 मल्टीप्लाई में है तो x बराबर 5/3 आ गए, यानी 1x की वैल्यू यहाँ पर निकल आई। अब 4x प्लस 3 से यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, ये प्लस 3 है बराबर के उस तरफ जाएगा -3 हो जाएगा, और ये 4 मल्टीप्लाई में है, 4 बराबर के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा तो -3/4। एक वैल्यू आ गई 5/3, दूसरी वैल्यू आ गई -3/4। क्लियर हो गई बात। यहाँ से हमने x की वैल्यू भी निकाल ली। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है आपके सामने, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर हो तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। देखो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई के बीच में रिलेशन दे रखा है कि जो लंबाई है चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक। अगर हम चौड़ाई को x मान लें तो लंबाई जो होगी वो 5 सेंटीमीटर अधिक होगी, यानी x प्लस 5 होगी। ठीक, अब यहाँ पर आयत का परिमाप दे रखा है तो लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला लगा दो। आयत का परिमाप बराबर होता है 2l प्लस b, l मतलब लंबाई, b प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो आप रख दीजिए और यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए परिमाप 40 है, रख दिया। l जो आपने माना है x प्लस 5 ये रख दिया, b जो माना है हमने x। ठीक है, अब x हो जाएगा 2x और ये प्लस का 5। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए। 2 का जब हम 2x में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4x। अब इसी 2 का हम जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 10, मतलब 40 बराबर 4x प्लस 10। जब 10 को हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि उस तरफ ये प्लस का था। 40 माइनस 10 हो गया 30, 4x बराबर 30। तो जो 4x है इसमें से 4 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 30/4, और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15/2, यानी x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 7.5। जब हमारे पास x की वैल्यू आ गई 7.5, यानी जो चौड़ाई थी वो आ गई 7.5, तो लंबाई कितनी आ जाएगी 7.5 में 5 जोड़ दो, ये हो जाएगी 12.5 सेंटीमीटर। ठीक, क्लियर हो गई बात। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा भी है नीचे, लंबाई बराबर 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने है। समांतर चतुर्भुज ABCD के एंगल A और एंगल B में अनुपात 1:2 है, चतुर्भुज के कोण ज्ञात करो। ठीक है, चलो मैं इसको मुंह जवानी आपको समझाता हूँ तो आपके क्लियर ज़्यादा समझ में आएगा। देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। 1:2 का रिलेशन दिया जा रहा है, ये आपका 1:2 है, ये 1 है तो ये आपका 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि इनके कोण ज्ञात करना। देखो अगर हम इसको x मान लें तो इसको 2x मानना पड़ेगा, क्योंकि A 1 है और B 2 है। अब हमें ये चीज मालूम है कि समांतर जो चतुर्भुज होते हैं उनके जो संलग्न कोण होते हैं, संलग्न कोण मतलब A और B एक ही लाइन में जो कोण बने होते हैं, इन दोनों का जो योगफल होता है वो 180 होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने लिखा भी है कि समांतर चतुर्भुज में संलग्न कोणों का योग 180 होता है। तो जब हम a प्लस बी यानी x प्लस 2x को हम जब जोड़ेंगे तो आएगा 180 के बराबर। तो ये हो जाएगा 3x बराबर 180। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई 60 निकल के आ गई। ठीक है, तो जब x की वैल्यू 60 निकल के आ गई तो ये आपका 60 हो गया और ये आपका हो गया 120। ठीक है, अब दूसरी चीज देखिए, जो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो जो एंगल A होगा वही एंगल C होगा, क्योंकि A का सम्मुख कोण C है। तो A बराबर होगा C के, तो जो C होगा वो भी 60 हो जाएगा। और जब C 60 हो गया तो B और D बराबर होंगे, क्योंकि B और D भी सम्मुख कोण है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सदैव बराबर होते, तो ये भी आपका 120 हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे एंगल आपके सामने निकल के आ चुके हैं। ठीक है, अब इसको लैंग्वेज कैसे लिखनी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि डीएलएड में जब प्रश्न किया जाता है तो वहाँ पर लैंग्वेज पर विशेष ध्यान दिया जाता है, तभी आपको नंबर भी मिलते हैं। तो जिस तरह ये लिखा है अगर आपने इसी तरह लिख दिया तो आपको 2 नंबर पक्का मिल जाना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है। 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक समलंब का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा 3 सेंटीमीटर हो तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो यहाँ पर क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है, एक लंबाई दे रखी है, एक भुजा की लंबाई दे रखी है और ऊंचाई भी दे रखी है। 3 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखी है और एक भुजा की जो
लंबाई है वो भी 3 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा की लंबाई पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर समलंब का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला लगा दीजिए, बाकी आपका उत्तर आ जाएगा। समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट के अंदर b1 प्लस b2 यानी पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा इंटू h यानी ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना है, 12 है, ऊंचाई कितनी है, 3 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 1/2 है और ये 3 बराबर के उस तरफ भेज देते तो 2 नीचे है तो 2 ऊपर आ गया। ये 3 ऊपर था तो ये 3 नीचे आ गया। अब इसको आप अगर सॉल्व कर लें, ठीक है, तो इसको सॉल्व करें, 3 चौको 12 तो 4 दूना 8 यानी 8 बराबर b1 प्लस b2। b1 यानी पहली भुजा 3 सेंटीमीटर थी तो इसकी वैल्यू रख दी 3। तो अब ये 3 बराबर के उस तरफ जाएगा तो 8 माइनस 3 हो जाएगा। 8 माइनस 3 मतलब 5 यानी जो दूसरी भुजा की लंबाई आपकी निकल के आ गई वो आ गई 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात। अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। ओके, चलो अब आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, एक पहिए की परिधि 320 सेंटीमीटर है, पहिए द्वारा एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी कितनी होगी। देखो, जो पहिया होता है वो कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो जो पहिए की परिधि होगी, ये आपका पहिया है, इसकी जो परिधि ये आउटर सरफेस, एक चक्कर ये जितना चल जाएगा उतनी ही दूरी ये कवर करेगा। तो इसकी जो परिधि है वो 320 है। तो एक चक्कर में पहिए द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, वो भी आपका 320 ही होगी। क्लियर हो गई बात। एक पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर पहिए की परिधि। पहिए की परिधि के बराबर होता है एक पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी। तो यहाँ पर कितनी दूरी निकल के आई, 320 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात। चलो अब आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर क्या प्रश्न है, एक चतुर्भुज है, उसका एक कोण 75 है तथा शेष 3 अंतः कोण बराबर है, शेष प्रत्येक कोण की माप ज्ञात करो। देखो यहाँ पर मान लेते हैं ये आपका एक चतुर्भुज बना हुआ है, एक कोण आपका दे रखा है 75, मान लेते हैं ये ABCD आपका है। ठीक, अब यहाँ पर एक 75 का है, बाकी तीनों कोण बराबर हैं। तो अगर हम बाकी 3 में से x मान लें तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। और आपको ये मालूम है चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल होता है 360। तो इन सभी को जोड़ के 360 के बराबर कर दीजिए और आपका उत्तर आ जाएगा, यानी 75 प्लस x प्लस x प्लस x, ठीक है, बराबर 360। तो 3x है तो 3x हो जाएगा, 75 प्लस 3x बराबर 360। और उसके बाद 360 की तरफ ले जाएंगे 75 को, तो 75 इधर प्लस में है, उधर हो जाएगा माइनस में, 3x बराबर 285 हो जाएगा। उसके बाद जो 3 है, x के साथ जो 3 जुड़ा हुआ है वो मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा, वो हो जाएगा डिवाइड में। तो x बराबर 285/3 बराबर हो जाएगा 95 डिग्री। यानी एक कोण तो 75 का है, बाकी तीनों कोण कितने के हो जाएंगे, बाकी तीनों कोण हो जाएंगे 95 डिग्री के। क्लियर। एंगल A है आपका 75 का, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ये तीनों कोण 95 के होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये 18 प्रश्न आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो आपके लिए प्रश्न रखा गया है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। जो भी उत्तर हो आप नीचे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पर आज हमने ऑप्शन नहीं दिया है, आप अपने आप से इसको सॉल्व कीजिए और नीचे कमेंट में उत्तर बताइए कि बेलन की त्रिज्या क्या होगी। अगर आता है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।